नमस्ते, मैं वेद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो बिहार के इतिहास की किताबों में तो है, लेकिन आम लोगों की जुबान पर कम ही आती है। यह है हथुआ राज की कहानी। सत्ता की, बगावत की, संस्कृति की, उस रुतबे की कहानी जो बिहार के गांवों की मिट्टी में आज भी बसता है। क्या आप जानते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी इस राजवंश से गहरा नाता है। उनके दादा 25-30 साल तक हथुआ रियासत के दीवान रहे। उनके पिताजी मुंशी रहे। खुद राजेंद्र बाबू हथुआ के स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस बिहार की है जो इतिहास के पन्नों में गर्व से सिर उठाता है। तो आइए इस कहानी को समझते हैं, सवाल उठाते हैं और इतिहास के उन कोनों को देखते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। दोस्तों, बिहार का इतिहास सिर्फ मौर्य और गुप्त वंशों तक सीमित नहीं है। यह उन छोटे छोटे राजवंशों की कहानियां से भी बुना गया है जिन्होंने सत्ता और संस्कृति को अपने तरीके से परिभाषित किया। हथुआ राज, यह बघोचिया राजवंश की भी एक ऐसी ही कहानी है। यह कहानी करीब 2500 साल पहले, जब यह इलाका कोसल महाजनपद का हिस्सा था, तो यहाँ चेरो जनजातियाँ थी। बाद में इस क्षेत्र पर भूमियार ब्राह्मणों ने कब्जा किया और उनमें जो पहले राजा बने, इतिहासकार बताते हैं कि जो पहले राजा बने उनका नाम था वीरसेन ने इसकी नींव रखी। आप वंशावली देखने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सब नामे मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सत्ता की कहानी थी या उससे कहीं ज़्यादा? हथुआ राज का नाम सुनकर आपने सोचा होगा यह नाम कैसे पड़ा। यह हथुआ नाम आया कहाँ से? मुगल काल में बिहार को 6 हिस्सों में बांटा गया था। 2 ही काल बहुत ज़्यादा चले हैं, एक मुगल काल और एक अंग्रेजों का काल। तो मुगल काल के समय बिहार को 6 हिस्सों में बांटा गया था, जिन्हें सरकार कहा जाता था। इनमें से एक थी सारण। सारण के सिपह और हुसैनपुर इलाके में बघोचिया जमींदारों का राज था। 17वीं शताब्दी में हुसैनपुर को उन्होंने राजधानी बनाया, इसलिए इसे हुसैनपुर राज भी कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों से टकराव हुआ तो ये राजधानी हथुआ में शिफ्ट कर दी गई और यहीं से हथुआ राज बना। इस राज की ताकत का अंदाजा लगाइए। यह अपने चरम पर यह 561 वर्ग मील में फैला हुआ था। सारण के 1350 गांव, चंपारण के 24 गांव, मुजफ्फरपुर के 11 गांव, शाहाबाद के 15 गांव, यहाँ तक कि दार्जिलिंग और गोरखपुर के भी कुछ हिस्से इसके अधीन थे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी रियासत के पीछे क्या सिर्फ सत्ता थी कि और कुछ और भी था? अब चलते हैं 1539 में, चौसा की लड़ाई। मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से हार कर भाग रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। उस वक्त हथुआ के राजा जयमल ने उनकी मदद की। उन्होंने हुमायूं को खाना और उनके जानवरों और उनके सैनिकों के लिए आराम की व्यवस्था करवाई। यह वफादारी हुमायूं ने याद रखी और जब दिल्ली की गद्दी उनको वापस मिली तो जयमल के पोते जुबराज शाही को 4 परगने दिए। लेकिन जब शेर शाह का राज था तो जयमल को बागी बनकर भी रहना पड़ा। गोरखपुर के जंगलों में छिपकर बागी बनकर रहना पड़ा था। उन्हें मल्ल यानी पहलवान की उपाधि मिली थी। यहाँ सवाल उठता है, क्या जयमल की वफादारी सिर्फ सत्ता हासिल करने की थी या उसमें कोई बड़ा मकसद था? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जयमल के बाद आए कल्याणमल। अकबर के समय उन्हें महाराजा की उपाधि मिली। उन्होंने कल्याणपुर शहर बसाया
जहां आज भी उनके किले के खंडहर और एक 50 फीट चौड़ा कुआं मौजूद है। फिर आए खेमकरण सिंह शाही बहादुर। उन्होंने हुसैनपुर को राजधानी बनाया और झरही सियाही नदियों के संगम पर एक मजबूत किला बनवाया। मुगल बादशाह ने उन्हें महाराजा बहादुर और शाही की उपाधियां दी। यह शाही नाम उनके परिवार का हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल यह है कि इन किलों और उपाधियों के पीछे की कहानी क्या थी? क्या यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन था या उस दौर की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश थी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके बाद समय आता है 1719। युवराज शाही ने हथुआ राज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सबसे बड़ी जीत परगना सिपह को बड़हरिया के अफगान सरदार काबुल मोहम्मद से छीनना। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। एक कहानी कहती है कि देवी भवानी ने युवराज को सपने में दर्शन दिए। देवी ने कहा, यात्रा शुरू करो। बाईं तरफ सियार और दाईं तरफ सांप दिखेगा। सियार को नमस्ते करो और सांप को मार दो। युवराज ने ऐसा ही किया। रामचंद्रपुर की लड़ाई में काबुल मोहम्मद को हराया। थावे के जंगल में उन्हें देवी दुर्गा की मूर्ति मिली, इसलिए उन्होंने यह एक भव्य मंदिर बनवाया। आज भी थावे मंदिर में चैत्र के महीने में लाखों लोग आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आस्था की जीत थी या उस दौर की सत्ता की लड़ाई में आस्था का सहारा लिया गया? आप क्या सोचते हैं? जरूर हमें बताइए। अब आता है हथुआ राज का सबसे दुखद और नाटकीय मोड़। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को बिहार में टैक्स वसूलने का हक मिला। जब उन्होंने महाराजा फतेह शाही से लगान मांगा तो उन्होंने उसे अपनी सत्ता पर हमला माना। फतेह शाही ने बगावत कर दी। वे हुसैनपुर छोड़कर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ने लगे। 1772 में उन्होंने अंग्रेजों के लगान वसूलने वाले गोविंद राम की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी उनके चचेरे भाई वसंत शाही को दे दी। यह बात फतेह शाही को बर्दाश्त नहीं हुई। 1775 में उन्होंने 1000 घुड़सवारों और 300 बंदूकधारियों के साथ वसंत शाही पर हमला किया। वसंत शाही गंडक नदी किनारे जादवपुर में लगान वसूल कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की वफादारी चुनी और फिर फतेह शाही के आदमियों ने उनका सिर काट दिया। फतेह शाही के आदमियों ने या फतेह शाही ने खुद ने अब इस कहानी को कहानी के रूप में ही सुनिए कि फतेह शाही की वजह से बसंत शाही मारे गए और जहां मारे गए उसको हम मुड़ कटिजा बाग भी कहा जाता है। मुड़ मतलब सिर, कटिजा मतलब काट देना। बसंत शाही की पत्नी ने अपने पति का सिर देखा, सती होने का फैसला लिया। उनके साथ कई दासियां भी सती हो गई। लेकिन सती होने से पहले फतेह शाही के परिवार को श्राप दिया कि उनके वंशज कभी उनके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। इस घटना ने हथुआ राज को 2 हिस्सों में बांट दिया। फतेह शाही के वंशज तमकुही राज के राजा बने। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी या परिवार, विश्वास और समाज की जटिलताएं थी जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं? क्या सत्ता के लिए इतना खून खराबा जायज था? आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइए। उसी समय 1781 में बनारस के राजा चैत सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे और बगावत शुरू कर दी थी। तो फतेह शाही ने भी उस मौके को देखा और गोरखपुर के जमींदारों को मिलाकर के 20,000 की सेना बनाई। राजा चैत सिंह कौन है? बनारस के राजा, ये भी भूमिहार ब्राह्मण थे और फतेह शाही भी भूमिहार ब्राह्मण थे। इन्होंने फतेह शाही ने अंग्रेजों के 12 गांव स्टेशन पर हमला किया। लेकिन बसंत शाही के बेटे की देखभाल करने वाले धज्जू सिंह ने सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ 18 दिन तक लड़ाई की और फतेह शाही को पीछे हटने पर मजबूर किया। अंग्रेजों ने धज्जू सिंह को सम्मानित किया और हथुआ राज बसंत शाही के वंशजों को सौंप दिया गया।
लेकिन सवाल यह है, क्या यह बगावत सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी या उस दौर की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था? आप क्या सोचते हैं? यह अगर कमेंट में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फतेह शाही की बगावत के बाद वसंत शाही के पोते छत्रधारी शाही 1791 में हथुआ राजगद्दी संभाले। 1802 में उन्होंने राजधानी हथुआ में शिफ्ट कर दिया और एक शानदार महल बनवाया। 1857 की बगावत में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। वे संस्कृत के बड़े प्रेमी थे। उनके दरबार में मिथिला और बनारस के पंडित रहते थे। उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला खोली जहां 1000 छात्र पढ़ा करते थे। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों का साथ देना क्या सिर्फ सत्ता बचाने की रणनीति थी या उस समय की परिस्थिति का तकाजा था? और क्या उनकी संस्कृति के प्रति लगाव बिहार की जनता तक पहुंच पाया? अब इसके बाद जो 1874 और 1896 में सर कृष्ण प्रताप शाही का एक स्वर्णिम युग आता है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। 1889 में उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द एक्साल्टेड ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का खिताब मिला। 1894 में वसंतपुर दंगों में उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर, स्कूल, तालाब और सड़कें बनवाई। उनके समय हथुआ राज की आय 12 लाख रुपए तक पहुंच गई और उनके निधन के समय खजाने में 65 लाख रुपए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समृद्धि आम लोगों तक पहुंची या सिर्फ राजवंशों और अंग्रेजों के बीच की साझेदारी थी? अब धीरे धीरे 1947 आते आते देश को आज़ादी मिली। 1952 में जमींदारी उन्मूलन कानून ने हथुआ राज की प्रशासनिक शक्तियों को खत्म कर दिया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। वर्तमान में राजा मृगेंद्र प्रताप शाही इस वंश के 106वें प्रमुख हैं। हथुआ का राज पैलेस 70-80 साल पुरानी विंटेज कारें जैसे कैरवन, इंटरनेशनल, ब्यूक, वैक्सहॉल, मर्सिडीज आज भी इसकी शान बढ़ाती हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कनेक्शन उनके दादा दीवान और उनके पिता की मुंशी होने के से हथुआ राज का महत्व और बढ़ जाता है। राजेंद्र बाबू ने हथुआ के ईडन हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह विरासत सिर्फ महलों और कारों तक सीमित है या यह उस बिहार की कहानी है जो आज भी अपने इतिहास से सीखना चाहता है? तो दोस्तों, यह थी हथुआ राज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सत्ता, बगावत, संस्कृति के उस दौर में ले जाती है जब बिहार की मिट्टी में गर्व और संघर्ष दोनों बसते थे। लेकिन आज जब हम इस इतिहास को देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या हम अपनी विरासत को सिर्फ कहानियों में याद रखेंगे या कुछ सीखेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी कहानी, ऐसे ही सवाल और इतिहास के उन पन्नों को आपके सामने लाते रहेंगे जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। नमस्ते।